बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS सेलेक्टर्स। ठीक है, CSS सेलेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा हर टॉपिक के लिए कहता हूं कि इसको समझना भी आसान है और इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। तो हम CSS सेलेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कि CSS सेलेक्टर्स हमारे पास 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली टाइप है सिंपल CSS सेलेक्टर्स, जिसके अंदर एलिमेंट सेलेक्टर्स आते हैं, आईडी सेलेक्टर्स आते हैं और क्लास सेलेक्टर्स आते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में हम सिंपल सेलेक्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, हमने आईडी और क्लास को लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन हम मजीद डिटेल में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम कमिंग वीडियोस में कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, सूडो क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सूडो सेलेक्टर्स और एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम सिंपल सेलेक्टर देखने वाले हैं। अब सबसे पहले सिंपल सेलेक्टर में हम एलिमेंट सेलेक्टर देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कौन से सेलेक्टर देखने जा रहे हैं? सिंपल सेलेक्टर के अंदर एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर। अब बेसिकली सेलेक्टर होता क्या है? सेलेक्टर ये होता है कि जिस भी एलिमेंट की, जिस भी HTML टैग की, यानी जैसे कोई P का टैग है, H1 का टैग है, ये सारे टैग्स हैं। ठीक है, या इनको एलिमेंट भी कहते हैं। किसी भी एलिमेंट या किसी भी टैग की अगर हमने स्टाइलिंग करनी हो, ठीक है, स्टाइलिंग करनी हो, उसके ऊपर कोई CSS अप्लाई करनी हो, तो हम उसको टारगेट करते हैं CSS में। और टारगेट कर जब हम करते हैं, जिसको हम टारगेट करते हैं बेसिकली वही हमारा सेलेक्टर होता है। ठीक है, कैसे? मतलब सपोज ये हमारे पास, मैं यहां पे लिखता हूं H2, एक एलिमेंट है, एक HTML का टैग है। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूं कोडिंग विद हाफिज। ठीक है, और अब जब मैं इसको टारगेट करूंगा, इसके ऊपर स्टाइलिंग करूंगा, ठीक है, तो मैं इसको जब टारगेट करता हूं मैं लिखता हूं H2। ठीक है, मैंने H2 लिखा तो बेसिकली हमारा सेलेक्टर इस वक्त H2 हुआ। हमारा सेलेक्टर इस वक्त बेसिकली एलिमेंट सेलेक्टर हुआ। क्यों? क्योंकि हमने एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया है। एलिमेंट सेलेक्टर यही वही होता है कि हम किसी भी HTML एलिमेंट को डायरेक्टली टारगेट करें। ठीक है, यानी उस एलिमेंट का नाम लिखकर डायरेक्टली उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहें, तो एलिमेंट सेलेक्टर बेसिकली इसी को कहते हैं। ठीक है, सपोज ये H2 है और इसके ऊपर मैं कोई स्टाइलिंग अप्लाई करता हूं, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, तो राइट साइड पे आप देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोई और HTML का एलिमेंट है या कोई टैग है, सपोज P पैराग्राफ है, और इसमें मैं लिखता हूं दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, तो अब इसको टारगेट करना हो तो जिस तरह H को टारगेट किया इसी तरह P को टारगेट कर लेंगे और इसको भी कोई ना कोई इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, सपोज इसके ऊपर ही मैं कोई बैकग्राउंड कलर लगा देता हूं। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इस तरह, यानी कोई भी हमारे पास HTML एलिमेंट है, हम डायरेक्टली उसको टारगेट करते हैं तो वो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर होता है। अब एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर आगे हम ये भी कर सकते हैं कि हम ग्रुपिंग सेलेक्टर यूज कर सकते हैं एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर, यानी हम मल्टीपल HTML एलिमेंट्स को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। यानी जैसे कि मैंने ये P और H2 को अलग अलग टारगेट किया, हम यूं भी कर सकते हैं कि हम इन दोनों को एक साथ टारगेट करें। जैसे मैंने इसको कमेंट किया और मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैं ग्रुपिंग सेलेक्टर यूज करूं जो कि एलिमेंट सेलेक्टर का पार्ट है, वो ये कि मैं H2 भी टारगेट करूं और मैं कॉमा लगा के P भी लिख देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने HTML एलिमेंट को ग्रुप्स में सेलेक्ट कर लिया, हमने मल्टीपल HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करता हूं, सपोज बैकग्राउंड कलर, तो ये देखें दोनों का एक ही बार चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम मल्टीपल HTML एलिमेंट को भी एक साथ टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद HTML जो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर है, हम इसमें तीसरी चीज ये कर सकते हैं कि सपोज हमारे पास यहां पे कोई डिव है। ठीक है, और उस डिव में हमारे पास कोई सपोज P टैग है। ठीक है, पैराग्राफ टैग है और उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज P इनसाइड, दिस इज P इनसाइड डिव। ठीक है, दिस इज P इनसाइड डिव। सॉरी, मैंने P के टैग के अंदर इसको नहीं लिखा, इसको हमें P के टैग के अंदर लिखना चाहिए। ठीक है, मैं जो आपको चीज समझाना चाह रहा हूं वो मैं समझाता हूं। पहले हम इसको यहां से कमेंट कर देते हैं और यहां पे मैं वापस आया और P के टैग के अंदर मैंने लिख दिया दिस इज P इनसाइड डिव। ठीक है,
अब बेसिकली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से हम यूं भी कर सकते हैं कि हम चाहें कि जो हमारा div है उसके अंदर जो p है जस्ट उसके ऊपर स्टाइलिंग करो, ना कि सारे p के ऊपर स्टाइलिंग करो। कैसे? अब देखिए, मैं जब इसको अनकमेंट करता हूं तो जितने भी p हैं और जितने भी h2 हैं उन सब के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, सब के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। लेकिन अगर मैं चाहूं कि ये जो div है इसके अंदर जो p है सिर्फ इस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे div को टारगेट किया और हमने स्पेस दी और हमने कहा div के अंदर जो p है उसको टारगेट करो। उसको टारगेट करने के लिए हम अगेन p दबाएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर हम स्टाइलिंग कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं अब इसको बैकग्राउंड कलर लगाता हूं तो देखें जस्ट ये वाला p टारगेट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसको बता दिया जस्ट सिंपल कि जो div है, हमारा जो div है उसके अंदर, ठीक है, जब हम स्पेस देके कुछ लिखते हैं इसका मतलब इसके अंदर जो होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड जो होता है उसके अंदर जो भी है वो वाला हमने टारगेट करना है। तो लेफ्ट साइड वाले div के अंदर क्या था, p, उस स्पेसिफिक p को हमने टारगेट कर लिया। तो बेसिकली ये हमारा एलिमेंट सेलेक्टर का काम था कि हम सिर्फ एक एलिमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, हम मल्टीपल एलिमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें कि हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट है उसको टारगेट करना चाहें तो वो भी एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से कर सकते हैं। तो ये था हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। अब हम आगे जो है इसी सीरीज में आखिर में हम कुछ डेफिनेटली कुछ प्रैक्टिकल्स इस तरह करेंगे कि कुछ हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाएंगे, कुछ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स और इस तरह की चीज़ें डिफरेंट करेंगे। जब हम यानी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, ठीक है। आखिर में हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी मे भी करें तो ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त कवर हो जाएंगी कि ये कैसे हम यूज़ करते हैं। खैर, आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है तो तब भी आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। ये हमारा एलिमेंट सेलेक्टर था। इसी तरह अब हम क्लास सेलेक्टर की बात करते हैं तो मैं इन सब को पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इन सब को मैंने रिमूव किया और मैं यहाँ पे सपोज क्लास सेलेक्टर की मैं बात करता हूँ, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में क्लास सेलेक्टर को देखा था, लेकिन इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा उसको मजीद डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। इन सब को भी मैं हटा देता हूँ। सपोज हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास सेलेक्टर जो सबसे सिंपल है हम कैसे यूज कर सकते हैं। हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि हमारे पास एक h2 है विद अ क्लास ऑफ सपोज 1, ठीक है। h2 है और उसकी क्लास 1 है। हमने जस्ट इसको टारगेट करना है तो क्लास को टारगेट करने के लिए हम डॉट लगाते हैं और क्लास का नेम लिखते हैं, तो स्पेसिफिकली वो वाला एलिमेंट सेलेक्ट हो जाता है जिसके अंदर क्लास जो हमने टारगेट की हो क्लास 1 यानी जो भी हो वो टारगेट हो जाती है, ठीक है। यानी डॉट की मदद से हम क्लास सेलेक्ट करते हैं। अब मैं इसके अंदर कोई सपोज कोई CSS अप्लाई करना चाहता हूं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इस h2 के अंदर हमने लिखा कुछ नहीं, इस वजह से अप्लाई नहीं हुआ। सपोज मैं लिखता हूं अगेन कोडिंग विद हाफिज, ठीक है। तो ये देखें क्लास हम इस तरह डॉट की मदद से सेलेक्ट करते हैं। अब ये चीज़ हमने कवर की थी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं। मल्टीपल क्लासेस देने के लिए हम स्पेस दबाते हैं, ठीक है, स्पेस, और उसके बाद दूसरी क्लास का नेम लिखते हैं। मैं यहाँ पे क्लास 2 लिख देता हूँ। अब इन दोनों क्लासेस को इकट्ठा भी हम टारगेट कर सकते हैं और वो बड़ा सिंपल है। जैसा कि हमने मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया था, इसी तरह हम मल्टीपल क्लासेस को भी कर सकते हैं। मतलब ये क्लास 1 है और ये साथ ही क्लास 2 है, इन दोनों को हमने इकट्ठा टारगेट करना है। तो मैं अगेन डॉट लगा दूंगा और क्लास 2 भी लिख लूंगा, ठीक है। तो अब क्लास 1 और क्लास 2 दोनों इस वक्त टारगेट हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, वो ये कि देखें सपोज हमारे पास एक 2-3 पी टैग हैं, ठीक है। एक पी टैग दिस इज P1, ठीक है, और फिर अगेन P है दिस इज P2, ठीक है, फिर अगेन P है दिस इज P3, ठीक है। सपोज 3 हमारे पास P टैग हैं। अब जब हम सिंपल P को टारगेट करते हैं तो सारे टारगेट हो जाते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं, मैंने इसको कोई क्लास दे दी, सपोज क्लास ABC, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ वो वाला P सेलेक्ट हो जिसकी क्लास ABC है, वो वाला
पी सिलेक्ट हो जिसको हमने कोई क्लास दी हुई है जो कि ABC है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि ये वाले भी सिलेक्ट हो, हम नहीं चाहते कि ये वाले भी सिलेक्ट हो, तो उसके लिए सिंपल है कि हम लिखेंगे P डॉट क्लास ऑफ ABC और आगे फिर इसको करली ब्रेसेस लगा के टारगेट करेंगे। इसके ऊपर हम स्टाइलिंग करते हैं तो देखें सिर्फ दिस इज P2, यानी सिर्फ वो वाला सेलेक्ट होगा जिसकी क्लास हमने दी होगी, ठीक है। P यानी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, डॉट लगाया जिसको कोई क्लास दी हुई है, ठीक है, जिसके पास कोई क्लास है। तो इस तरह हम स्पेसिफिकली एक पैराग्राफ टैग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल है और हम चाहते हैं कि हमने सिर्फ इसी की स्टाइलिंग करनी है तो हम कर सकते हैं। अब देखें यूं भी हो सकता था कि हम जस्ट ABC को टारगेट करें, जस्ट ABC को टारगेट करें, तो फिर भी ये देखें इसने इसको टारगेट किया, लेकिन यहाँ पे क्या होता कि देखें सपोज हमारे पास ABC क्लास किसी और चीज के अंदर भी यूज होती, सपोज H2 थी, H2 उसको भी हमने क्लास, मिसाल यहाँ पे मैं कोई दिस इज H2 मैंने लिखा और यहाँ पे देखें मैं इसको भी क्लास दे देता हूँ ABC। तो देखें इसने क्या किया, इसके ऊपर भी स्टाइलिंग कर दी, इसके ऊपर भी स्टाइलिंग कर दी, ठीक है, सारे ABC को इसने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ P, ठीक है, सेलेक्ट हो, सिर्फ पैराग्राफ सेलेक्ट हो जिसके अंदर ABC क्लास है, तो अब सिर्फ पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासेस का हमारा काम था। एक और चीज हम देख लेते हैं जो कि हमने एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर भी देखी, वो ये कि सपोज एक हमारे पास डिव है, ठीक है, एक हमारे पास डिव है और उस डिव की कोई क्लास है, जैसे क्लास 3, ठीक है, और उस डिव के अंदर, उस कंटेनर के अंदर, उस बॉक्स के अंदर स्पेसिफिकली कोई H2 है हमारे पास, H3 है हमारे पास, ठीक है। मैं H2 और P इस वजह से ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि ये आपको समझना आसान है, आपके लिए सिंपल है बहुत, ठीक है, और हमारे पास टैग्स बहुत सारे हैं लिखने के लिए, लेकिन हमारा देखें पहले हमारी प्रायोरिटी तो ये होती है ना कि हमारे स्टूडेंट को जल्द से जल्द आसानी से समझ आ जाए, बेसिक से बेसिक एग्जांपल कराई जाती है, ठीक है। आगे एट द एंड हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, हम डिफरेंट चीज़ें कवर करेंगे, फिर उसमें डेफिनेटली मुश्किल चीज़ें आएंगी तो तब कवर हो जाएंगी। तो अब मैं देता हूँ मिसाल, इसके ऊपर लिखता हूँ दिस इज H3, ठीक है। अब देखें क्लास में हम यूँ भी कर सकते हैं जैसे कि हमने एलिमेंट में भी किया कि मैं चाहता हूं कि वो वाला H3 सेलेक्ट हो जो क्लास 3 के अंदर है, ठीक है। यहां पे देखें एक और H3 है, सपोज यहां पे एक और H3 है और उसके अंदर भी लिखा हुआ है कुछ टेक्स्ट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो H3, ठीक है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ठीक है। अब देखिए मैं अगर सिर्फ H3 को टारगेट करता हूं तो डेफिनेटली ये सारे के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये सारे के ऊपर, सारे H3 के ऊपर अप्लाई हो गया। मैं चाहता हूं कि सिर्फ वो वाला H3 अप्लाई हो जो क्लास 3 के अंदर है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास 3 को पहले टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो चीज हमने टारगेट करनी है उस स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर, उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर, तो हम टारगेट कर रहे हैं H3 को। तो देखें अब जब मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग करूंगा तो सिर्फ वो वाली एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा जो उस क्लास के अंदर है, ठीक है। अब ये क्लास थी, इस क्लास के अंदर H3 था, सिर्फ वो वाला सेलेक्ट हो गया, ठीक है। बेसिकली ये हमारा क्लास सेलेक्टर था जिसको हमने डिटेल से देख लिया। अब हम आईडी सेलेक्टर को देख लेते हैं जो कि वो सिंपल सा है, ठीक है। आईडी सेलेक्टर ये है कि सपोज हम यहाँ पे इसको कोई आईडी देते हैं H3 को, ठीक है, और आईडी हमारे पास यूनिक होती है। पूरे HTML डॉक्यूमेंट में जो आईडी एक बार यूज हो वो आईडी हम दोबारा नहीं यूज कर सकते, ठीक है। जो आईडी एक बार हम लिखते हैं, सपोज मैं इसको लिखता हूँ मेन, ठीक है। अब ये मेन नाम की आईडी पूरे HTML डॉक्यूमेंट में दोबारा हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब देखिए मैं मेन को टारगेट करता हूं, आईडी सेलेक्टर सिंपल है कि हम डॉट के बजाय हैश लगा देते हैं, बाकी सारा वही काम है जो क्लास वाला काम होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे हैश लगाता हूँ और मैं मेन को टारगेट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें बैकग्राउंड कलर दिया तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसी तरह जैसे क्लासेस के काम पे ऐसे हम मेन के ऊपर भी कर सकते हैं, मतलब आईडी के ऊपर भी कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, सपोज यहाँ पे आईडी भी है और यहाँ पे क्लास भी है, ठीक है, क्लास भी है main2, ठीक है। मैं चाहता हूँ आईडी भी टारगेट हो, क्लास भी टारगेट हो, दोनों टारगेट हो, तो उसके लिए जस्ट यहाँ पे आपने मेन डॉट, ठीक है। अब ये देखें इसके ऊपर से स्टाइलिंग हट गई, ठीक है, डॉट और main2, यानी आईडी और क्लास दोनों टारगेट हो गए इस वक्त और यहाँ पे अप्लाई हो गया, यानी हम आईडी और क्लास इकट्ठे भी टारगेट कर सकते हैं अगर हमें इकट्ठे टारगेट करने हो, ठीक है।
तो ये हमारा आईडी सेलेक्टर था, सिंपल सा था। तो हमने अभी तक एलिमेंट सेलेक्टर कवर कर लिया, आईडी सेलेक्टर कवर कर लिया, क्लास सेलेक्टर को बड़ी डिटेल से कवर किया। लास्ट में मैं आपको जाते जाते एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताता हूँ, वो ये कि सपोज हमारे पास बहुत सारे HTML एलिमेंट हैं, सपोज P भी है, ठीक है, दिस इज़ P। इसके बाद हमारे पास कुछ ULs हैं, ठीक है, जैसे मतलब आइटम से हमारे पास लिस्ट आइटम ABC, ठीक है, लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, ठीक है। इस तरह हमारे पास कोई और भी हैं, जैसे डिव्स हैं हमारे पास, ठीक है, और डिव के अंदर भी कुछ लिखा हुआ है जैसे दिस इज डिव, ठीक है। हमारे पास यानी बहुत सारे अगर HTML एलिमेंट हो और हम चाहते हैं कि सारे के सारे HTML एलिमेंट को हम एक साथ टारगेट करें, सारे के सारे HTML एलिमेंट को एक साथ टारगेट करें, मतलब हमारे पास 50 HTML एलिमेंट हमने यूज़ किए हैं पूरी वेबसाइट पर और वो सब के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि हम अपनी वेबसाइट पर कोई एक स्पेसिफिक फॉन्ट अप्लाई करना चाह रहे होते हैं कि पूरी वेबसाइट पर यही वाला फॉन्ट अप्लाई हो, ठीक है। तो उसके लिए यानी हम सारे के सारे टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करेंगे और वो होता है स्टैटिक, ठीक है। इसको हम जैसे ही यूज करेंगे और अब जैसे ही मैं मिसाल के तौर पर स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा तो इन सारे के सारे एलिमेंट पर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। देखिए मैं करता हूं बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, ठीक है। अब देखें बॉडी का भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, इवन सारे के सारे HTML एलिमेंट की, ठीक है। ये बॉडी जो है ना इसके ऊपर भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। सपोज मैं बैकग्राउंड कलर नहीं अप्लाई करता, मैं कुछ और करता हूं, मैं चाहता हूं फॉन्ट साइज सिर्फ अप्लाई हो, ठीक है, सिर्फ फॉन्ट साइज अप्लाई हो, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो देखिए सारे के सारे HTML एलिमेंट का फॉन्ट साइज चेंज हो गया, सारे के सारे HTML एलिमेंट का फॉन्ट साइज चेंज हो गया। हम कलर चेंज करते हैं, सपोज कलर और मैं करता हूं स्प्रिंग ग्रीन, तो सारे के सारे HTML एलिमेंट का कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। यानी हम यहाँ पे स्टैटिक पे जो चीज़ भी अप्लाई करेंगे वो सारे के सारे HTML एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएगी। ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने एलिमेंट सेलेक्टर को देखा, हमने क्लास सेलेक्टर को देखा, ID सेलेक्टर को देखा, स्टैटिक सेलेक्टर को देखा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पार्ट 1 था CSS सेलेक्टर का, जिसमें हमने सिंपल सेलेक्टर्स को कवर किया। इसके बाद हम कम्बिनेटर सेलेक्टर देखेंगे, फिर सूडो सेलेक्टर देखेंगे, फिर इस तरह बाकी सेलेक्टर देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आई तो लाजमी कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ आ गई, और अगर नहीं भी समझ आई तो फिर भी ये कोई इशू है यानी, तो फिर भी आपने लाजमी कमेंट में पूछना है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, ठीक है। और जाने से पहले जैसा कि हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हौसला बढ़ेगा, खुशी होगी। आइंदा भी आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।